मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 104। ये सेकेंड क्लास की हिंदी की वर्कशीट है और आज की डेट है 9 नवंबर। और हम वर्कशीट कर रहे थे जिसमें हमने पिछली बार ये पार्ट पढ़ा था हिंदी का, अधिक बलवान कौन। ठीक है, तो आज उसी का ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है और अपने टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। अब गद्यांश क्या होता है बच्चों? गद्यांश आपने शायद पहले नहीं सुना होगा कभी। बच्चों, जब भी हिंदी में हम कोई स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, कोई स्टोरी या कुछ भी रिटन कुछ भी ऐसा हम पढ़ रहे होते हैं, तो उसको हम गद्य बोलते हैं। और अगर हम हिंदी में कोई पोयम पढ़ रहे हैं तो उसको हम पद्य बोलते हैं। ठीक है, स्टोरी या कुछ भी रिटन फॉर्म में जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो वो गद्य होता है। और अगर हम कोई पोयम पढ़ रहे हैं या कोई दोहे पढ़ रहे हैं तो उसको हम पद्य बोलते हैं। ठीक है, तो हमने जो स्टोरी पढ़ी अधिक बलवान कौन, वो क्या था? वो एक गद्य था। ठीक है, अब जो गद्यांश शब्द है वो गद्य जमा अंश से मिलकर बना है। गद्य का मतलब मैंने आपको बता दिया, अंश का मतलब होता है उसका एक हिस्सा। ठीक है, तो जब हम एक पूरे जो स्टोरी है उसमें से एक हिस्सा निकालते हैं तो उसको गद्यांश बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम गद्यांश पर आधारित प्रश्न करेंगे। अब यहाँ पर गद्यांश कहाँ है देखते हैं। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आपने अधिक बलवान कौन कहानी तो पढ़ी ही है। आइए उसे दोहराते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब आपने अधिक बलवान कौन कहानी पढ़ी। इससे पहले वाली जो हिंदी की वर्कशीट थी उसमें मैंने आपको पढ़ाई थी। अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो मैं लिंक में दे दूंगी नीचे, आप वहाँ पर जाकर उस स्टोरी को पढ़ सकते हैं दोबारा। ठीक है, तो अब बच्चों ये जो हिस्सा है ये गद्यांश है, क्योंकि ये जो स्टोरी थी अधिक बलवान कौन, ये उस कहानी में से, उस गद्य में से इतना हिस्सा जो है हमने निकाला है, लिया है। तो ये उसका अंश है, ये उसका हिस्सा है, इसलिए इस गद्य को हम क्या बोलेंगे? गद्यांश बोलेंगे। ठीक है, तो हम इसको एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। ठीक है, तो हमने इससे पहले जब स्टोरी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि जो ये हिस्सा है ये क्या था? सबसे शुरुआत का हिस्सा था, सबसे शुरुआत का पैराग्राफ था आपकी स्टोरी का। तो वही ये जो गद्य का हिस्सा है, जो गद्यांश है, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब गद्यांश हमने पढ़ लिया। अब ये पढ़ के ना यहाँ पर जो इसके सवाल दिए गए हैं, हमें इन सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, तो स्टोरी आपको पता ही है कि हवा और सूरज में बहस छिड़ गई थी। हवा ने कहा कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ और सूरज ने कहा मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। फिर हवा ने कहा कि हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा कि बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो इस आदमी का कोट उतरवा देगा उसको ही हम ज़्यादा बलवान, ज़्यादा ताकतवर मानेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके। क्वेश्चन है, किस किस के बीच बहस हुई? अब बहस किस किस के बीच में हुई? हवा और सूरज। ठीक है, तो क वाले प्रश्न का आंसर होगा हवा और सूरज। सूरज ने हवा से क्या कहा? सूरज ने हवा से क्या कहा था बच्चों? सूरज ने कहा था, मैं तुमसे अधिक बलवान हूं। ठीक है, तो ख वाले प्रश्न का आंसर क्या होगा? मैं तुमसे अधिक बलवान हूं। हवा की नजर किस पर पड़ी? ग है, हवा की नजर किस पर पड़ी? अब हवा की नजर किस पर पड़ी? हवा ने किसे देखा था? हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। ठीक है, अब घ प्रश्न है,
क्या हवा का कोई दूसरा नाम भी होता है? यदि हाँ तो लिखिए। हाँ जी बच्चों, क्या हवा का कोई दूसरा नाम होता है? जी हाँ, हवा का, वैसे तो हवा के कई सारे नाम होते हैं और उसमें से एक नाम है पवन। पवन, पवन, ठीक है। हवा को पवन भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है हवा को? हवा को वायु, व आ की मात्रा, य पर उ की मात्रा, वायु, ठीक है। हवा को क्या क्या कहा जाता है? पवन, वायु, ठीक है। इसके अलावा भी हवा के कई सारे नाम होते हैं, ये दो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो हमने इससे पहली वाली जो वर्कशीट पढ़ी थी, हमने उसमें समान अर्थ वाले शब्द पढ़े थे। तो हवा का समान अर्थी शब्द क्या होगा? पवन और वायु, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे लास्ट वाला जो प्रश्न है वो पढ़ते हैं। बलवान शब्द बल और वान से मिलकर बना है। आप भी कोई ऐसा शब्द लिखिए जिसके अंत में वान आता हो। अब बच्चों, जो बलवान शब्द है वो बलवान इससे मिलके बना है। बल का मतलब आपको पता ही होगा, बल का मतलब होता है ताकत, और वान का मतलब होता है होना, ठीक है। वान का मतलब है कि होना। बल माने ताकत, वान माने होना, यानी कि ताकत होना, ठीक है। अब जिसके पास ताकत होगी उसी को हम बोलेंगे ना कि ये व्यक्ति बलवान है, ठीक है। या जैसे हाथी है, हाथी बहुत स्ट्रांग है, बहुत बल है उसमें, तो हम बोलेंगे कि हाथी एक बलवान जानवर है, ठीक है। तो वान का मतलब होता है होना या उसके पास होना, किसी व्यक्ति के पास कुछ होना या किसी भी के भी पास कुछ होना, तो उसमें वान आता है। अब बोला है कि आप भी कोई ऐसा शब्द लिखिए जिसके अंत में वान आता हो। तो बच्चों, ऐसे कई शब्द हैं जिसके अंत में वान आता है, आइए हम देखते हैं। एक तो है बलवान, उसके बाद है धनवान, ठीक है। धन माने क्या होता है बच्चों? धन का मतलब होता है पैसा, और वान मतलब जिसके पास हो। अब कोई व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा है, जो अमीर है, उसको हम क्या बोलेंगे? धनवान, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? धनवान। इसके अलावा गुणवान, गुण का मतलब होता है अच्छी आदतें, और वान मतलब जिसके पास वो हो। तो गुणवान का मतलब होगा जिसके पास अच्छी आदतें हैं, या जिसकी आदतें अच्छी हैं, जिसमें सारे गुण मौजूद हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, उसमें सारे अच्छे अच्छे गुण मौजूद है, तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति बहुत गुणवान है, ठीक है। और अन्य शब्द है रूपवान। रूप का मतलब होता है सुंदरता, और वान मतलब जिसके पास है। तो अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत ही सुंदर है, तो हम क्या कहेंगे कि यह व्यक्ति बहुत रूपवान है। तो बच्चों, हमने वान शब्द से ऐसे कई शब्द बनाए जिनके अंत में वान आता है, जैसे धनवान, गुणवान, रूपवान, ठीक है। तो आपको वो यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर जाते हैं। कहानी में बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनके समान अर्थ वाला कोई दूसरा शब्द भी है, जैसे बल, ताकत। ऐसे ही क्या आप नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द बता सकते हैं? बच्चों, हमने इससे पहले जो वर्कशीट करी थी उसमें भी हमने समान अर्थी वाले शब्द पढ़े थे, और आपको ये बात याद ही होगी कि समान अर्थी वाले शब्द क्या होते हैं? जो एक ही अर्थ के कई सारे नाम होते हैं, लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है। कई शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन सभी शब्द का मतलब अगर एक ही है तो वो सारे शब्द क्या है? समान अर्थी हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमें नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनका हमको समान अर्थ वाला शब्द बनाना है, ठीक है। तो जैसे है हवा, हवा का हमने समान अर्थ वाला शब्द ऊपर भी करा था, क्या होता है? पवन, पवन, पवन या वायु, ठीक है बच्चों। इसके बाद है सूरज, सूरज का होता है सूर्य, स पे बड़े की मात्रा, य और य पर र का मात्रा, सूर्य, ठीक है।
इसके बाद है आदमी। आदमी का समानार्थी शब्द होता है मनुष्य। म न पे उ की मात्रा आधा श और य मनुष्य, या हम मानव भी लिख सकते हैं। म पर आकार डंडा, न व मानव। ठीक है। और ज्यादा का समानार्थी शब्द होगा अधिक। अ ध पे बड़ी की छोटी की मात्रा क। अ ध पे छोटी की मात्रा क, अधिक। नीचे दिए गए चित्रों को पहचानकर इनके बारे में 2-3 वाक्य सोचिए और परिवार के किसी बड़े सदस्य को सुनाइए। मौखिक क्रियाकलाप। हाँ बच्चों, तो नीचे क्या है, हमें 3 चित्र दिए गए हैं, इनके बारे में आपको कुछ वाक्य अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य को सुनाना है, या फिर आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके ये वाक्य बोलते हुए आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी टीचर को भी भेज सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो चित्र हैं उनके बारे में 1-2 वाक्य मैं आपको बताती हूँ, और उसके अलावा आप अपनी तरफ से फिर उसके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है पेड़। ठीक है। तो पेड़ का हम क्या बोल सकते हैं कि पेड़ हमें फल फूल और सब्जियां देते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं, और पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हमें पेड़ों को संरक्षण करना चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए। ठीक है ना। कितनी सारी बातें हो गई। तो आप इसी प्रकार से कुछ भी और मतलब सोच के अपनी तरफ से वाक्य बनाकर बोल सकते हैं। इसके बाद है सूर्य। तो सूरज कैसा होता है? सूरज गर्म होता है। ठीक है। और जब सूरज निकलता है तो दिन होता है ना। और सूरज से गर्मी भी मिलती है जब आपको ठंड लग रही होती है, या जब सर्दियों के दिन होते हैं, ठंड के टाइम में आप धूप में जाके बैठते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से आप कुछ वाक्य बनाकर बोल सकते हैं। अब ये क्या है? ये है मोर। मोर क्या होता है? एक पक्षी होता है। और मोर जो है वो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। और मोर कितना सुंदर है, किस रंग का है मोर? नीले और हरे रंग का होता है मोर, है ना। तो आप ऐसे ही कुछ भी अपनी तरफ से वाक्य सोचकर उसको अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य को सुना सकते हैं। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने क्या करा? गद्यांश पर आधारित प्रश्न किए। इसमें क्या था कि हमारी स्टोरी जो थी उसका एक हिस्सा लिया गया, और उसके इस हिस्से के ऊपर ही सवाल पूछे गए, हमने उन सबके सवाल के जवाब दे दिए। फिर उसके बाद हमने समानार्थी शब्द के बारे में पढ़ा। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमें चित्र देखकर हमें कुछ वाक्य बोलने थे, 2-3 वाक्य बोलने थे, ये भी आप कर लीजिएगा। ठीक है। अब उसके बाद है, क्या होगा यदि सूरज कुछ दिनों के लिए गायब हो जाए? हाँ जी बच्चों, तो आप सोचिए कि अगर कुछ दिनों के लिए सूरज ना आए, सूरज ना दिखे, तो क्या होगा? सूरज मान लीजिए कि बिल्कुल गायब हो गया, तो क्या होगा? आप सोचिए। आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक भी सकते हैं। पहले वीडियो रोक के थोड़ा सोचिए, उसके बाद फिर वीडियो स्टार्ट कीजिएगा, ताकि फिर जब मैं बोलूँगी तो आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे उसको। ठीक है। तो आ, आप अगर सोचेंगे कि सूरज अगर कुछ दिन के लिए गायब हो गया, तो सबसे पहले क्या होगा? जब सूरज गायब होगा, सबसे पहले तो सब जगह अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि सूरज से ही रोशनी है। तो अगर सूरज गायब हो गया तो अंधेरा छा जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको ठंड लगने लग जाएगी, क्योंकि सूरज तो है नहीं, तो गर्मी तो मिलेगी नहीं, तो आपको ठंड लगने लग जाएगी। और धीरे धीरे क्या होगा? पेड़ पौधों को जब धूप नहीं मिलेगी, सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, तो वो भी धीरे धीरे क्या होगा? मरने लग जाएंगे। अब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जानवर भी नहीं रहेंगे, और जानवर नहीं रहेंगे तो, और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जानवर भी नहीं रहेंगे, और हम भी नहीं रहेंगे, हम भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे बिना सूर्य के, है ना। तो क्या होगा? अगर सूरज कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएगा तो हमारा अस्तित्व भी, हम मनुष्यों का जो जीवन है, मनुष्यों का और जानवरों का जो जीवन है, वो खतरे में पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सूरज जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों। और
ये आपकी वर्कशीट थी और एंड में मैं आपको यही बोलना चाहूँगी बच्चों कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए बाकी सबसे, ठीक है ना। और ये वर्कशीट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी टीचर को भेज देना। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।